हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं परम केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिफ्थ ए समूह। फिफ्थ ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। हम फिफ्थ ए समूह की से बात कर रहे हैं क्योंकि जो आज का हमारा वीडियो है वो यूपी बोर्ड 12th के लिए है, जिसमें हमको फिफ्थ ए समूह के बारे में पढ़ना है। जबकि पी ब्लॉक के तत्वों का स्टार्टिंग फोर्थ ए समूह से है, थर्ड ए और फोर्थ ए से है। लेकिन हमको 12th के सिलेबस के आधार पर हमको फिफ्थ ए पढ़ना है। जो हमारा थर्ड ए और फोर्थ ए है वो हमारा 11th में जा चुका है सिलेबस। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो है पी ब्लॉक के तत्वों पे। और पी ब्लॉक के तत्वों में स्टार्टिंग हम करेंगे फिफ्थ ए समूह से। तो पहले हम जान लेते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते कहते किसे हैं और ये होता क्या है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता हो। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखवा देते हैं इसका। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या बताया? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसी प्रकार से आपका डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी है। अर्थात किसी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस सबसेल में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो पी ब्लॉक में क्या हुआ कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? हम आपको एग्जांपल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करके दिखा देते हैं। यह हमारा सामान्य सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जरा देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश किया? पी उपकोष में। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया? पी उपकोष में।
आर्सेनिक का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करा, एंटीमनी का भी लास्ट में पी में प्रवेश किया, और बिस्मिथ का भी लास्ट में पी में प्रवेश कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि वे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा। क्लियर है? ये जो हमने डॉटेड करके दिखा दिया आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही रखा जाएगा इसमें, लेकिन सिंपल सा डिनोट करने के लिए आपको उसके प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ता है। तो जरा देखिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में है? दूसरे, फास्फोरस के तीसरे, आर्सेनिक के चौथे कोष में है, एंटीमनी के पांचवें और बिस्मिथ के छठवें कोष में है। क्लियर है? तो इससे क्या स्पष्ट होता है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जरा इसको सीरियल से लिख देते हैं, 3d10 4s2 4p3। तो जरा ध्यान देखिए, बाहरी कक्षा में कितने हुए? 5 5 5 5 और ये 5। अर्थात जरा देखिए इनका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 1 2 2 और np 1 2 6। ये n क्या है? ये कोषों की संख्या है। दूसरे कोष में, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर नाइट्रोजन के लास्ट कोष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के भी आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक के भी आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एंटीमनी के भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और बिस्मिथ के भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो जरा ध्यान दीजिए, ये पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 है। कितना? 3। कमी कितने की है? 3 की है। कमी कितने की है? 3 की है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तथा ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अथवा ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अक्रिय गैस किसे कहते हैं? वे तत्व जो स्थायी होते हैं, जो किसी से साझा नहीं करते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं, वो अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं? अक्रिय गैस जो स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिए, अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे तो 6 ये हो गया, 6 2 8 और 2 10। नाइट्रोजन नियान की संरचना को प्राप्त हो जाएगा। और नियान हमारा क्या होता है? नोबल गैस होता है, जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। उसी प्रकार का 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ग्रहण कर ले तो 6 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 पे हमारा आर्गन होता है। आर्गन भी हमारा क्या है? नोबल गैसेस होते हैं। तो क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसे ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर लेंगे।
एक वर्ड मैंने बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, त्यागेंगे नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, जिससे ये अपनी अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त हो जाएगा। और ये लोग भी क्या, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे। यही है 5th ए समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? अगला टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक तत्वों के गुण। तो हम जानेंगे कि पी ब्लॉक में जो हम 5th ए समूह को पढ़ रहे हैं, और 5th ए समूह में हमारा क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये जो तत्व है हमारा, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और कैसे कैसे गुण पाए जाते हैं। जब हम इन तत्वों में समूह से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, एक क्रम वाइज से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वो परिवर्तन कौन कौन सा है, चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला परिवर्तन हमारा है, पहला गुण हमारा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, अगर आप लोगों को परमाणु त्रिज्या के बारे में जानना है तो इससे पहले की वीडियो में हमने परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, ये सबको अच्छे से पढ़ाया गया है। तो चलिए एक बार और ध्यान दे दें परमाणु त्रिज्या क्या है। सिंपल सा देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या क्या है। परमाणु त्रिज्या क्या है, ध्यान दीजिए। परमाणु त्रिज्या मैंने सिंपल में बताया था, किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह सिंपल से मैंने बताया था, परंतु यह परिभाषा पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो परमाणु का आकार होता है वो वास्तव में गोलाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। भैया हमने नॉर्मल डिफिनेशन क्या बताया कि जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन यह परिभाषा जो हम बता रहे हैं ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो परमाणु का आकार होता है वह वास्तव में गोलाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। अतः ऐसी स्थिति में परमाणु को स्पष्ट करने के लिए हम 2 प्रकार की त्रिज्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है जो हम बताए कि परमाणु वास्तव में गोलाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है, तो ऐसी स्थिति में हम 2 प्रकार की त्रिज्याओं पे बात करते हैं। पहली त्रिज्या हमारी होती है वैन डर वाल्स त्रिज्या। पहली त्रिज्या हमारी क्या है, वैन डर वाल्स त्रिज्या। और दूसरा है हमारा सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा हमारा क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या। तो जरा ध्यान दीजिए, वैन डर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं और सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं।
यह हमारे पास क्लोरीन के 2 अणु हैं, क्लोरीन है, हम क्लोरीन के 2 अणु की बात करते हैं। तो इसमें वंडरवाल त्रिज्या और साथ संयोजक त्रिज्या कैसे पहचानेंगे, जरा ध्यान दीजिए। किन्हीं 2 निकटतम अणुओं के, भाई क्लोरीन के कई सारे अणु होते हैं, लेकिन हम बात केवल किसकी करेंगे, निकटतम अणुओं की। क्या बताया, किन्हीं 2 निकटतम अणुओं के, 2 निकटतम परमाणुओं के, 2 निकटतम अणुओं के, 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के आधी दूरी को, बीच की दूरी के आधी दूरी को वंडरवाल त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किन्हीं 2 निकटतम अणुओं के, 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के आधी दूरी को वंडरवाल त्रिज्या कहते हैं। तो संयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, कि किसी अणु में एकल बंध द्वारा जुड़े, भाई क्लोरीन है, क्लोरीन का देखेंगे तो Cl ऐसे होगा, तो किसी अणु में एकल बंध द्वारा जुड़े किन्हीं 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के आधी दूरी को, बीच की दूरी के आधी दूरी को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? किन्हीं 2 निकटतम अणुओं के, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी की आधी दूरी को वंडरवाल त्रिज्या, और किसी अणु में एकल बंध द्वारा जुड़े किन्हीं 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के आधी दूरी को क्या कहेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। क्लियर है? अब हमको यह जानना है कि जो हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनमें परमाणु त्रिज्या का क्या रोल है। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। जरा ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2 2s2 2p3 यही था। फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और आर्सेनिक का क्या था, डायरेक्ट लिख दे रहे 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। तो जरा इसमें ये देखिए कि जब ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारा बढ़ता क्या है, ध्यान दीजिए, कोष बढ़ रहा है। 2 बात, पहला नाभिकीय आवेश, दूसरा कोषों की संख्या। त्रिज्या इन्हीं 2 पे डिपेंड करती है। अगर किसी तत्व में या किसी परमाणु में नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आप जानते हैं जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, अपनी तरफ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींचना शुरू कर देगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या घट जाती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ती है, अर्थात जरा देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम समूह में, तो इसमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है कि जितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में है उतने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के बाह्यतम कोष में है, उतने आर्सेनिक, उतना एंटीमनी, उतना बिस्मिथ के भी बाह्यतम कोष में है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो नाइट्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन है
जो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोष है वो दूसरे कोष में है, फास्फोरस का तीसरे कोष में है, आर्सेनिक का चौथे में है, एंटीमनी का पांचवें में है और बिस्मिथ का छठवें में है। तो जरा देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके नाभिकीय आवेश में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात केवल बढ़ क्या रहा है, कोष बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो मान के चलिए नाइट्रोजन का कोष हो गया, ये फास्फोरस का, ये आर्सेनिक का और ये एंटीमनी का। तो जरा इसमें देखिए, नाभिक सबसे ज्यादा किस पे आकर्षण बल लगाएगा? नाभिक सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस पर लगाएगा, किसके इलेक्ट्रॉनों पर लगाएगा? नाइट्रोजन पे, फिर उसके बाद फास्फोरस पे, फिर आर्सेनिक और फिर एंटीमनी पे। बात क्लियर हो रही है कि उसके इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल उसका कोष बढ़ रहा है। मतलब नाभिकीय आवेश उतना ही रहेगा जितना नाइट्रोजन में है। ठीक, नाभिकीय आवेश सब में एक ही जैसा लगेगा, लेकिन बढ़ क्या रहा है सबका? कोष। और जब कोष बढ़ जा रहा है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होना शुरू हो गए। भाई नाभिक तो क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो नाभिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? कोष बढ़ने की वजह से जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता चला गया, और जब नाभिक से दूर हो गया तो उसकी दूरी भी क्या हो गई? बढ़ गई। उसकी दूरी भी बढ़ गई, और जब दूरी बढ़ गई तो उसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है? क्या बताया कि ऊपर से नीचे आने पर उसके इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो किस में हो रहा है? केवल उसके कोषों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। और जब कोषों की संख्या में परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? कोषों की संख्या में। और जब कोषों की संख्या में परिवर्तन होता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? दूर होते चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गए तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़ी। अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता तो किस में परिवर्तन होता? उसके नाभिक में परिवर्तन होता, जिससे क्या बढ़ता? उसका नाभिकीय आवेश बढ़ता। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता तो नाभिक बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा खींचना शुरू कर देते और नाभिक क्या हो जाता? उसकी परमाणु त्रिज्या सिकुड़ना शुरू हो जाती। क्लियर है? मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से परिवर्तन होता किसकी वजह? कोषों की संख्या में। और जब कोषों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है अर्थात उसके नाभिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जब नाभिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अर्थात 5th A समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्लियर है? तो हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन और बिस्मिथ में। तो नाइट्रोजन और बिस्मिथ में किसकी परमाणु त्रिज्या छोटी और किसकी बड़ी? सिंपल सी बात है, बिस्मिथ की परमाणु त्रिज्या बड़ी और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी। क्यों? क्योंकि जो बिस्मिथ का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूर है। कौन से कोष में? 6, छठवें कोष में है। और नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कोष में है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या बिस्मिथ की बड़ी होती है और नाइट्रोजन की छोटी होती है। अब ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं अभी तो हमने कंपेयर किया था समूह में, अब जरा आवर्त में कंपेयर कर लेते हैं। 3rd A, 4th A और 5th A। 3rd A में हमने ले लिया बोरान को। जब बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम तो क्या आएगा?
1s2 2s2 2p1। कार्बन का लिखेंगे 1s2 2h2 2p2। नाइट्रोजन का लिखेंगे 1s2 2h2 2p3। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें कोष तो सेम है। देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में बोरान में रखा गया है वही कार्बन में रखा गया है और वही नाइट्रोजन में रखा गया है उसी कोष में इलेक्ट्रॉन। बस हो क्या रहा है, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। उसी दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी दूसरे 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। अर्थात जब एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जब एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, जिससे परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। तो जरा ध्यान दीजिए कि जिस कोष में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कंपेयर कर रहे हैं हम कि इस दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें 4 और उसमें 5। तो एक ही कोष में 3 फिर 4 और फिर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें लगेगा, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन में। क्यों, क्योंकि उसी दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, किसकी तुलना में, कार्बन और बोरान की तुलना में। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिकीय आवेश भी अधिक होगा कार्बन और बोरान की तुलना में। जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा और परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है और परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो नाइट्रोजन है उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। उसके बाद कार्बन की बड़ी होती है, उसके बाद बोरान की। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी, बोरान की, फिर कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की। क्लियर है। अगले गुण की बात करते हैं, ऋण विद्युता। तो ये ऋण विद्युता क्या है, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चाहे ऋण विद्युता कह सकते हो या विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता भी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो फिर भी बस सुन लीजिए कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। कि किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध में प्रयुक्त साझे के इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए ये कोई अणु है, उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये साझे का इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है और उसके अपोजिट वाले परमाणु पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या बताया कि किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध में प्रयुक्त साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक तत्व या परमाणु अपने द्वारा अपनी ओर खींचने जाने की प्रवृत्ति को उस तत्व या परमाणु का क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता। सिंपल सी बात है कि जब कोई परमाणु या तत्व साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस पे माइनस का चार्ज और दूसरे वाले पे प्लस का चार्ज आ जाता है। तो जिस वजह से वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस प्रवृत्ति को कहा जाता है ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे खींच कैसे रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है अपनी ओर, जाहिर सी बात है नाभिक। कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन को, नाभिक। अर्थात जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता का मान ज्यादा होगा। अर्थात जो बी परमाणु या बी तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है वो किसकी वजह से खींच रहा है,
नाभिकीय आवेश की वजह से खींच रहा है। किसकी वजह से खींच रहा है? नाभिकीय आवेश की वजह से। और जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो नाभिक उस साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आकर्षित करने के बाद जिससे उस परमाणु पर माइनस का चार्ज और दूसरे वाले पे प्लस का चार्ज आ जाता है। अर्थात जिसका नाभिकीय आवेश अधिक होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अधिक होगा। अब ध्यान दीजिए, नाभिकीय आवेश किसमें होता है? जिसकी त्रिज्या बड़ी हो या छोटी। सिंपल सी बात है, जिसकी त्रिज्या छोटी हो। और त्रिज्या छोटी कब होती है? जब उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। अभी आपको बताया परमाणु त्रिज्या में कि नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी थी। नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी थी किसकी तुलना में? बिस्मिथ की तुलना में। या और भी लोग हैं तो और सबकी तुलना में भी नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का नाभिकीय आवेश अधिक होता है। जब नाइट्रोजन का नाभिकीय आवेश अधिक है तो जाहिर सी बात है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश अधिक होने की वजह से जो युग्म के इलेक्ट्रॉन है, साझे के युग्म के इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। कौन? नाभिकीय आवेश, जिससे उसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता की क्षमता ज्यादा पाएगी। क्लियर है? तो जब कंपेयर करेंगे कि नाइट्रोजन और बिस्मिथ में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की ज्यादा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी। और नाइट्रोजन की साइज छोटी क्योंकि उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा। और जब नाभिकीय आवेश ज्यादा तो नाभिक साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसी प्रवृत्ति को कहा जाता है ऋण विद्युतता। बिस्मिथ में क्या है कि बिस्मिथ में साइज क्या होती है? बड़ी होती है। साइज बड़ी है, नाभिकीय आवेश कम है, जिसकी वजह से नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। और जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा तो ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता की जो प्रवृत्ति है वो भी कम पाई जाएगी। जब ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो सबसे साइज, जिसकी साइज सबसे छोटी उसकी ऋण विद्युतता का मान भी ज्यादा होगा। और जिसकी साइज सबसे बड़ी उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? कम होगा। सब साइज पे डिपेंड है। आप साइज को लेकर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को कंपेयर करते जाइए तो सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कार्बन, बोरान और कार्बन की बात करूं, 4, 5, 6 और ये 7, तो जब इसमें भी बात किया था तो साइज किसकी छोटी थी? नाइट्रोजन की ही साइज छोटी थी। किसकी तुलना में? बोरान और कार्बन की तुलना में। जब बोरान और कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो जाहिर सी बात है विद्युत ऋणात्मकता कंपेयर करोगे तो विद्युत ऋणात्मकता में किसका मान ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। उसके बाद फिर कार्बन का, सबसे आखिरी में बोरान का। क्लियर है? ऋण विद्युतता, विद्युत ऋणात्मकता कि जिसकी साइज छोटी उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा। नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो परमाणु का नाभिक युग्म के साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसी आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। तो जिसका नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक के तत्वों पे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और जानेंगे, कुछ और गुणों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद।